हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का ये हमारा पहला क्लास है ऑन द सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। ये इसे हम लोग EHVT के भी नाम से जानते हैं। और इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि इस सब्जेक्ट का बेसिक जो हमारा सिलेबस है, जो कोर्स ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या हम लोग गोल अचीव करना चाहते हैं बाय स्टडिंग दिस सब्जेक्ट, ये हम लोग आज डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला हमने देखा कि ये सब्जेक्ट का नाम क्या है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। नाम से ही क्या लगता है कि ऐसा ये ट्रांसमिशन सिस्टम होगा जिसमें जो हमने वोल्टेज लेवल्स रखे हैं वो बहुत ही हाई होंगे। कॉन्वेंशनल जो हम लोग हाई वोल्टेजेस का यूज करते थे उससे भी ज़्यादा यहाँ पे हाई वोल्टेजेस का हम लोग यूज करेंगे। और जो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के पीछे का मोटिवेशन है वो ये है कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में क्या होता है कि हमें बहुत सारा एक एज मिलता है टू द कॉन्वेंशनल एनर्जी जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है उससे। इस ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारा वोल्टेज लेवल होता है ये इतना हाई होता है कि जो पावर हम लोग डिलीवर करते हैं, हमें पता है कि पावर इज इक्वल टू V इंटू आई होता है। तो ये अगर पावर हमने जो ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसमिट करना है, ये कांस्टेंट अगर है एज़ पर आवर लोड, एज़ पर आवर नीड, ये अगर कांस्टेंट है, अगर हम लोग वोल्टेज को रेज करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं, तो पावर को उतने ही वैल्यू पे फिक्स रखने के लिए क्या होगा, करंट खुद ब खुद नीचे चला जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का अगर यूसेज हम लोग करते हैं तो करंट की वैल्यू खुद ब खुद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस वैल्यू कम होने के कारण क्या होता है कि जो हमारा पावर लॉस होता है, पावर लॉस इन द सेंस हमें पता है कि पावर लॉस जो करंट के कारण होता है वो होता है आई स्क्वायर आर लॉस। तो ये जो लॉस की वैल्यू होती है ये क्या होती है, ये भी कम हो जाती है। तो EHVT पढ़ने के पीछे का, यूज करने का पीछे का जो मेन हमारा मोटिवेशन है कि इस वैल्यू को हम लोग जितना भी कम कर पाए तो जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम होगा, जो ग्रिड सिस्टम होगा, वो क्या होगा, बहुत ही इफ़िशियंट हो जाएगा। और इसमें जो लॉसेस लिंक्ड होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द हाई पावर कंजम्पशन, हाई पावर लॉसेस, वो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। तो इस सब्जेक्ट में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, कोर्स ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे एट अ ग्लांस। एंड फिर हम लोग देखेंगे कि अलग अलग इसमें जो यूनिट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं, और इनको पढ़ना है हमें, और इनमें क्या हमें जानने को मिलेगा, एक नया चीज़ मिलेगा। जो हमने अभी तक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जाना है, जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में जाना है, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के बारे में जाना है, उनको भी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। और इसमें ये भी हम लोग देखेंगे कि जो हमारा सजेस्टेड रीडिंग बुक्स है, टेक्स्ट है, मटेरियल्स है, वो बेसिकली जो हमारा प्रेफर्ड मटेरियल जो होगा वो क्या होगा, जिसमें हमें ये कोर्स की सारी मटेरियल्स अवेलेबल होंगी, उनके बारे में भी एक ब्रीफ हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले हमारा कोर्स ऑब्जेक्टिव से। तो हमारा जो पहला कोर्स ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि डिस्क्राइब द प्रिंसिपल बिहाइंड द जनरेटिंग हाई DC, AC एंड इम्पल्स वोल्टेजेस। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें मोटिवेशन के बारे में पता होना चाहिए कि उसका यूज क्यों कर रहे हैं। दूसरा चीज़ ये होना चाहिए कि जो गाइडिंग प्रिंसिपल है उस सब्जेक्ट के पीछे, कि ये कैसे हम लोग अचीव करते हैं। तो ये हमारा पहला ही ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव ये कहता है कि जो हाई DC और AC वोल्टेजेस है ये हम लोग कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो बेसिक हम लोग सिस्टम से देखेंगे, एग्जाम्पल से देखेंगे कि अगर हमें हाई वोल्टेजेस अगर अचीव करने हो तो हमें क्या करना होता है। जो बेसिक हमें अभी तक पता है वो ये पता है, इन AC सिस्टम्स हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर का यूज जब भी करते हैं तो ट्रांसफार्मर का काम होता है कि इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज है, इसके बीच में एक लेवल जो होता है मैग्नीट्यूड का, उसको ये डिफर करता है। अगर इन केस हम लोग हाई वोल्टेज दे रहे हैं इन द इनपुट साइड तो हमें क्या होगा, लो वोल्टेज मिलेगा एट द आउटपुट साइड। ऐसा हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। और मे बी अगर लो वोल्टेज से हमने शुरू किया एज ए इनपुट, देन हमें हाई वोल्टेज एज ए आउटपुट मिलेगा। ये जनरली हम लोग प्रेफर करते हैं ड्यूरिंग द वोल्टेज चेंजेस अक्रॉस ए ट्रांसफार्मर। दूसरा इसमें जो मेजर ऑब्जेक्टिव है हमारा वो होगा कि डेवलप इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल्स ऑफ द डिफरेंट हाई वोल्टेज जनरेटर्स।
अब हमने जाना कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा इक्विपमेंट है हमारे पास जिसके यूज से हम लोग वोल्टेज के लेवल्स को चेंज कर सकते हैं। तो इसका ट्रांसफार्मर का ही यूज हम लोग क्या करते हैं इसी सिस्टम्स में, टू परफॉर्म लो वोल्टेजेस टू हाई वोल्टेजेस लेवल। ये ट्रांसफार्मर का काम होता है। तो ट्रांसफार्मर के अलावा भी बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास। ऑल्सो इन द केस ऑफ डीसीज डिफरेंट वेरियस हमारे पास कन्वर्टर्स हैं जो कि ये सेम पर्पस हमें अचीव करने में हेल्प करते हैं। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। और जब भी अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उसका एक सर्किट होगा, और उस सर्किट में हम लोग डिफरेंट पैरामीटर्स को चेंज करने पे कैसे हम लोग अपना आउटपुट चेंज कर सकते हैं, इफ़िशियंसी चेंज कर सकते हैं, करंट लेवल्स चेंज कर सकते हैं, वोल्टेज लेवल्स चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सर्किट मॉडल्स को डिटेल में पढ़ना होगा। अब जो हमारा यहाँ पे तीसरा ऑब्जेक्टिव है ये क्या है? टू परफॉर्म ए डायनेमिक रिस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ हाई वोल्टेज मेजरमेंट सिस्टम। अब हम लोग क्या करेंगे, कोई भी जो हमारा सिस्टम होता है जनरली जो हम लोग पढ़ते हैं वो हम लोग देखते हैं कि एट ए गिवन वोल्टेज, एट ए गिवन करंट, एट ए गिवन कंडीशन उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, उसमें करंट क्या होंगे, वोल्टेजेस क्या होंगे। बट एज पर आवर पावर सिस्टम और ट्रांसमिशन सिस्टम इज कंसर्न, तो क्या होता है, एज पर द लोड, जो हमारा लोड होता है करेंटली उस समय जो हमारे पूरे पावर सिस्टम या ट्रांसमिशन सिस्टम में, वो क्या होता है, वैरी करता रहता है। जैसे कि अगर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में क्या होता है, मोटर्स होते हैं एंड लाइट्स होते हैं एंड वेरियस अदर ऐसे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं जो कि बहुत ही हाई लोड पे काम करते हैं, बहुत ही हाई करंट और पावर वो लोग ड्रॉ करते हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि जैसे ही कोई मशीन अगर हमने स्टार्ट किया या कोई मशीन हमने बंद किया, तो ये बड़े लेवल पे जब हम लोग देखें तो ऑन ए ग्रिड लेवल, ऑन ए ट्रांसमिशन लेवल, ये क्या होता है कि डायनेमिक चेंजेस आते हैं। जो हमारा सिस्टम होता है पावर डिलीवरी का, उसमें कांस्टेंट पावर फ्लो नहीं कर रहा होता है थ्रू आउट। तो ये क्या होता है, देयर शुड बी ए डायनेमिक रिस्पॉन्स स्टडी एनालिसिस ऑफ द सिस्टम। अगर ये हम अगर अच्छे से कर पाएंगे कि हाँ, अगर हमारा लोड बढ़ता है अचानक से, लोड घटता है अचानक से, तो उस केस में हमारा जो हाई वोल्टेज मेजरमेंट सिस्टम है वो कैसे बिहेव कर रहा है, तो हम एक बहुत ही फुल प्रूफ सिस्टम डेवलप कर सकते हैं जो कि बहुत ही रोबस्ट होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि कंप्यूट द ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ गैस, लिक्विड, सॉलिड्स एंड इंसुलेशन सिस्टम्स। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये समझने की ज़रूरत है हमें कि ये पॉइंट क्या कहता है कि ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ गैस हमें देखना है, ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ गैस, लिक्विड्स और सॉलिड्स। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी इंसुलेटर की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इंसुलेटर का एक अपना स्ट्रेंथ होता है, जिसके बाद अगर उससे ज़्यादा अगर हम लोग वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो क्या होगा, वो इंसुलेटर एज ए इंसुलेटर बिहेव नहीं करेगा बल्कि कंडक्ट करने लगेगा इलेक्ट्रिसिटी। इसका सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल है वो ये है, जो हम लोग एयर है, एयर को हम लोग जानते हैं कि एयर इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट जब लाइटनिंग होती है नेचर में तो ये वोल्टेज इतना राइज कर जाता है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड कि ये एयर अपना जो इंसुलेटिंग इसका बिहेवियर होता है ये लूज कर देता है, और एयर के थ्रू ही क्या होता है, करंट पास करने लगता है, जिसे हम लोग लाइटनिंग कहते हैं। तो ये क्या हुआ, ये ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ से हमें पता चलता है कि कोई भी मटेरियल किस पर्टिकुलर हाई वोल्टेज लेवल पे वो ब्रेक डाउन करना शुरू करेगा, मतलब कंडक्शन उसमें स्टार्ट हो जाएगा। तो ये स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का नाम ही है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। तो अगर हमें पता होगा कि मटेरियल्स कैसे बिहेव करते हैं, कब ब्रेक डाउन करते हैं, कितने हाई वोल्टेज पे ये ब्रेक डाउन शुरू होगा, तो हम लोग जो मटेरियल यूज करेंगे, जो डिस्टेंस रखेंगे बिटवीन द कंडक्टर्स, जो इंसुलेटर यूज करेंगे, वो बहुत ही इफिशियंटली हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, ट्रांजिएंट वोल्टेजेस एंड देयर प्रोपागेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, इंसुलेशन लाइफ एंड एक्सिलरेटेड टेस्ट्स। अब ये क्या कहता है कि ट्रांजिएंट वोल्टेज, जो हमारा वोल्टेज चेंज होता है, जो अभी हमने बात की थी कि जो भी हमारा सिस्टम होता है इन इंडस्ट्री एज वेल एज डोमेस्टिक पर्पसेस, अब अचानक से उसमें क्या होता है, डायनेमिक चेंजेस आते हैं। इन चेंजेस के कारण क्या होता है कि सिस्टम में ट्रांजिएंट वोल्टेजेस डेवलप करते हैं। अब इसको समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल ये हो सकता है कि किसी एक
फैक्टर के कारण, किसी एक फैक्टर के कारण, जैसे कि अगर हम लोग घर में एक मोटर, पानी का मोटर अगर स्टार्ट करते हैं, तो उस मोटर के स्टार्ट होने के कारण बाकी सारे जितने हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल बल्ब्स हो गए, फैंस हो गए, ये सब क्या होता है, थोड़ी देर के लिए उनमें वोल्टेज लो हो जाता है, जिस कारण से फैन अगर है तो उसमें स्पीड की कमी आएगी, अगर लाइट है तो उसमें क्या होगा, ग्लो की कमी आएगी। तो ये ट्रांजिएंट वोल्टेजेस जो चेंजेस होते हैं, इन कारण से बहुत सारी मुश्किलें हम लोग फेस कर सकते हैं इन द सिस्टम, तो उन्हें भी हमें डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। इंसुलेशन लाइफ एंड एक्सिलरेटेड टेस्ट। अब क्या होता है किसी भी सिस्टम में, वो क्योंकि बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को हो सकता है फेस करे, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को हो सकता है फेस करे, तो एक इंसुलेटर का एक अपना लाइफ होता है, जब तक कि वो एज डायरेक्टेड, एज डिज़ायर्ड, जो हमारा डिज़ायर है कि उसमें ये प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए, तो ये एज डिज़ायर्ड वो एक लिमिट तक, एक टाइम तक ही वो बिहेव करता है। उसके बाद क्या होता है, उसमें चेंजेस आने लगते हैं, डिग्रेडेशन आने लगता है। तो हमें ये पता होना ज़रूरी है कि उस पर्टिकुलर इंसुलेटर का ये जो हमारा डिज़ायर्ड बिहेवियर है वो कब तक कंटिन्यू करेगा, उसी को हम लोग इंसुलेशन लाइफ बोलते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं यूनिट 1 में। यूनिट 1 में हमें क्या पढ़ना है, EHBC AC ट्रांसमिशन लाइंस, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज AC ट्रांसमिशन लाइंस। मतलब इस यूनिट के अंदर जो हम लोग पढ़ेंगे, जो डिस्कशन होगा, उसमें बेसिकली हम लोग AC को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे DC का डिस्कशन नहीं होगा। अब ये एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है, मतलब जो AC होगा, हमारा सप्लाई जो होगा वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लेवल का होगा। अब इसमें जो सबसे पहला हम लोग टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे नीड फॉर EHB ट्रांसमिशन लाइंस। इसका मतलब सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे, जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस है, इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी ज़रूरत हमें अभी क्यों पड़ रही है, पहले अगर नहीं थी तो अभी क्यों ज़रूरत पड़ रही है, अगर पहले भी थी तो क्या हमारे टेक्नोलॉजी में ऐसे लूप बैक्स थे, लूप होल्स थे, जिस कारण हमें इसको अचीव नहीं कर पा रहे थे और अब अचीव कर पा रहे हैं। तो ये बेसिक सी एक चीज़ हम देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोगों को देखना है ट्रांसमिशन लाइन ट्रेंड्स एंड प्रिलिमिनरीज, स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेजेस, एवरेज वैल्यूज ऑफ लाइन पैरामीटर्स, पावर handling capacities and line loss, examples in giant power pools and number of lines, cost of transmission lines and equipments, mechanical consideration in line performance, traveling wave equations, transmission reflection, attenuation, distortion and traveling waves। तो बेसिकली एक आइडिया इस पूरे यूनिट का ये है कि हम लोग यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर्स देखेंगे। अलग अलग पैरामीटर्स का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई वेव, हम लोगों को पता है कि AC जो सप्लाई होता है वो साइनसोइडल इन नेचर होता है। साइनसोइडल इन नेचर का मतलब क्या होता है कि वो एट ए पर्टिकुलर टाइम उसका वैल्यू एक मैक्सिमम लेवल पे होगा, फिर आफ्टर सम टाइम वो जीरो अटेन करेगा, एंड आफ्टर दैट टाइम वो फिर नेगेटिव में अपने पीक को अटेन करेगा, फिर वो जीरो होगा। उसके बाद इस कंप्लीट साइकिल को ये लगातार रिपीट करता जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसमें एक क्या है, वेव नेचर है। तो ट्रांसमिशन में इस वेव नेचर को हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वेव प्रोपागेशन को, ये वेव कैसे आगे बढ़ रहा है टाइम के साथ, इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, बेसिकली इसी को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अब क्या होता है, जब भी वेव हमारा आगे बढ़ता है इन ए ट्रांसमिशन लाइन, वेदर इट इज़ ए ट्रांसमिशन लाइन और ए सिंपल वेव एग्जाम्पल अगर देखें, अगर हम लोग साउंड की बात करें तो साउंड भी एक तरह का वेव होता है। तो वेव में क्या होगा, अगर एक वॉल हमारे सामने आ जाए तो ये वेव अगर उससे टकरा रहा है तो वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक करेगा। तो जो हमारा AC सप्लाई है वो भी क्या होता है, अगर लोड हमारा इतने स्ट्रेंथ का है कि उसमें अगर चेंजेस ला सकता है, तो ये हमारे ट्रांसमिशन सप्लाई वोल्टेजेस एंड करेंट्स को इफेक्ट करता है। तो उसमें एक रिफ्लेक्शन टाइप का इफेक्ट होता है, ये भी हम लोग देखेंगे। फिर हमें एटेन्युएशन देखना है। एटेन्युएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन द मैग्नीट्यूड। अब अगर जैसे जैसे हम लोग लोड बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा,
वो, या फिर ट्रांसमिशन लाइन में जब भी पावर सप्लाई किया जाता है तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तो ड्यू टू लॉसेस क्या होता है, उसके वैल्यू में, उसके मैग्नीट्यूड में धीरे धीरे कमी आती है। तो ये कमी कैसे आ रही है, कितनी आ रही है, इसे हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे मैकेनिकल कॉन्सिडरेशंस देखेंगे। मैकेनिकल कॉन्सिडरेशंस का मतलब ये हो गया कि जो हम लोग ट्रांसमिशन सिस्टम में जो हम लोग कंडक्टर्स यूज कर रहे हैं, जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, उसका वेव प्रोपागेशन पे क्या असर होता है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ लाइन एंड ग्राउंड पैरामीटर्स। अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सब्जेक्ट में कि जो भी हमारा ट्रांसमिशन होता है, तो ट्रांसमिशन में क्या होता है कि बेसिकली एक ऐसा हमारा कंडक्टर होता है जिसको हम लोगों ने पोल्स पे प्लेस किया होगा। अब ये हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन है, ये ट्रांसमिशन लाइन क्या होगा, ग्राउंड से कुछ हाइट पे प्लेस्ड होगा। दूसरे कलर से हम लोग ग्राउंड को देखते हैं, मान लेते हैं ग्राउंड हमारा ग्रीन कलर में। तो ग्राउंड हमारा नीचे ऐसे है। अब क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे पावर सप्लाई हो रहा है, तो पावर सप्लाई के कारण क्या होता है कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये कंडक्टर है हमारा और ये यहाँ पे ग्राउंड है। तो ये दो प्लेट के जैसे बिहेव करेगा। अब हमें पता है कि जहाँ पे भी दो प्लेट्स आएंगे तो वो खुद में एक कैपेसिटर के जैसे बिहेव करता है। तो ये क्या हुआ हमारा कि ग्राउंड पैरामीटर्स, ग्राउंड के कारण जो हमारे सर्किट में एक कैपेसिटेंस की वैल्यू आ रही है, तो इसे भी समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा बड़ा इफेक्ट होता है इन आवर ओवरऑल ट्रांसमिशन लाइंस। तो ये चीज़ें हमें समझनी ज़रूरी है। फिर हमें क्या देखना है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स देखना है, टेम्परेचर राइज ऑफ कंडक्टर्स देखना है, करंट कैरिंग कैपेसिटीज़ देखनी है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बंडल्ड कंडक्टर्स, ये एक तरह का कंडक्टर का हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता है कि इस तरह से हम लोग कंडक्टर्स को प्लेस्ड करते हैं फॉर गेटिंग ए मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी। फिर इंडक्टेंस देखना है ऑफ ईएचबी लाइन कॉन्फ़िगरेशंस, लाइन कैपेसिटेंस अभी हमने बात की थी कि जो ग्राउंड होता है और पावर हमारे ट्रांसमिशन लाइंस होते हैं, उनके बीच में एक कैपेसिटेंस होता है। बट सिर्फ एक सिंगल हमारा ट्रांसमिशन लाइन नहीं होता है, साथ में पैरेलली और भी ट्रांसमिशन लाइंस होते हैं, तो इनके बीच में भी एक कैपेसिटेंस का वैल्यू होगा। तो वो कितना होगा, वो कैसे इफेक्ट करता है हमारे सिस्टम को, ये सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके बाद फिर हमें क्या देखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ बंडल्ड कंडक्टर्स। तो ये हमने देख लिया था, सीक्वेंस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। अब सीक्वेंस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ये भी क्या होता है ट्रांसमिशन लाइंस में, जैसे जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे अलग अलग चीज़ें इंट्रोड्यूस होती हैं। जैसे ग्राउंड होगा, अपना कंडक्टर्स का खुद का बिहेवियर होगा, तो इनके कारण क्या होता है, कुछ इंडक्टेंस आता है हमारा लाइंस में एंड कैपेसिटेंस आता है। तो इनका इफेक्ट क्या होगा हमारे ट्रांसमिशन लाइंस में, ये हमें देखना है। फिर लाइन पैरामीटर्स ऑफ मोड्स ऑफ प्रोपागेशन, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस ऑफ ग्राउंड रिटर्न। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग अपने पहले यूनिट में हम लोग कवर करेंगे और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे यूनिट 2 में। यूनिट 2 में जो हमारा टॉपिक्स होगा वो होगा वोल्टेज ग्रेडियंट ऑफ कंडक्टर्स। अब वोल्टेज ग्रेडियंट ऑफ कंडक्टर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वोल्टेज ग्रेडियंट क्या होता है कि इसको एक सिंपल एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे लाइटनिंग होती है, इस एरिया में हम लोग मान लेते हैं कि लाइटनिंग हो रही है, ये हमारा ग्राउंड है, कंसिडर किया हमने ग्राउंड है। अब जब भी लाइटनिंग होती है तो आप लोगों ने सुना होगा कि अगर लाइटनिंग हुई है वहाँ पे और कुछ अगर लोग या जानवर थे, तो वो सिर्फ एक इंसान को या एक जानवर को इफ़ेक्ट नहीं करता है। जब भी लाइटनिंग होगी तो वहाँ पे कैजुअलिटीज जो होती हैं वो मेजर होती हैं। इसका मतलब एक से ज़्यादा इंसान अगर वहाँ पे खड़े हैं या एक से ज़्यादा अगर जानवर खड़े हैं तो उनको इफ़ेक्ट करेगा एट ए सिंगल टाइम। लेकिन जो हमारा यहाँ पे लाइटनिंग है ये तो सिंगल लाइन में शो कर रहा है। तो एक सिंगल जो हमारा लाइटनिंग का ये लाइन है, ये कैसे अलग अलग इंडिविजुअल्स को एक साथ इफेक्ट कर सकता है, उसमें बहुत बड़ा रोल होता है वोल्टेज ग्रेडियंट का। वोल्टेज ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि जहाँ पे भी लाइटनिंग होगी तो यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज होगा। मान लेते हैं यहाँ पे
कुछ 1000 वोल्ट्स है, 10,000 वोल्ट्स है। इससे बहुत ज़्यादा लाइटनिंग में वोल्टेजेस होते हैं, बट अभी हम लोग सिंपल एक्सप्लेनेशन के लिए मानते हैं कि ये 10,000 वोल्ट्स यहाँ पे वोल्टेज है। अब क्या होगा कि इसी पॉइंट पे 10,000 वोल्ट्स नहीं होता है, और क्या होता है धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे इससे, तो ये क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम 10,000 वोल्ट्स है, यहाँ पे हो सकता है 5,000 वोल्ट्स होगा, और थोड़ी और दूरी अगर हम लोग ट्रैवल करें तो यहाँ पे हो सकता है 1,000 वोल्ट्स हो। तो ये क्या होता है, वोल्टेज में चेंज आ रहा है, देयर इज ए ग्रेडियंट इन द वोल्टेज लेवल, तो इसी को हम लोग वोल्टेज लेवल बोलते हैं। अब ये इंसुलेटर में भी वोल्टेज ग्रेडियंट होता है, कंडक्टर्स में भी वोल्टेज ग्रेडियंट होता है। तो क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो ये वोल्टेज ग्रेडियंट भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन होगा, जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम होगा, वो बहुत ही हाई वोल्टेजेस के साथ डील करेगा। तो उसके इफ़ेक्ट में उसके आसपास की चीज़ों पे क्या इफ़ेक्ट्स होता है, उसको कैसे हमें प्रोटेक्ट करना है, तो ये वोल्टेज ग्रेडियंट के थ्रू ही हम लोग डिटेल में समझ सकते हैं। अब इसके बाद क्या देखना है, इसके बाद जो मेजर हमारा टॉपिक होगा वो होगा कोरोना। कोरोना क्या होता है, तो ये आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ पे भी ट्रांसमिशन लाइंस होते हैं, तो वहाँ जहाँ पे भी कंडक्टर्स को कनेक्ट किया जाता है, वहाँ पे एक हिसिंग साउंड आता है, एक साउंड आएगा, जैसे कि कोई मॉस्क्यूटो को एम्पलीफाई कर दिया, मॉस्क्यूटो का साउंड को हमने, और वहाँ पे एक लाइट होता है, स्पार्किंग का लाइट आप लोगों को विजिबल होगा, लगेगा कि जैसे वहाँ पे कुछ स्पार्किंग हो रहा है, कुछ शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो वैसा साउंड होता है। तो इस इफेक्ट को हम लोग कोरोना इफेक्ट बोलते हैं। जब भी वोल्टेजेस हाई होते हैं तो क्या होता है, कुछ एनर्जी रिलीज होता है इन द एम्बियंट एटमॉस्फेयर, तो इसी को हम लोग कोरोना इफेक्ट बोलते हैं। तो इस कोरोना इफेक्ट का, क्योंकि हम लोग हाई वोल्टेजेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोरोना भी होगा। तो ये कोरोना कैसे इफेक्ट करेगा हमारे सिस्टम को, और क्या इसमें पावर लॉसेस होंगे, उसको हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड देन हम लोगों को जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो है चार्ज पोटेंशियल रिलेशंस फॉर मल्टी कंडक्टर लाइन। तो हम लोगों ने ये देखा कि जब भी हमारा ट्रांसमिशन होता है, तो उसमें एक सिंगल कंडक्टर नहीं होता, उसमें मल्टी कंडक्टर्स होते हैं, तो उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी है, ये हम लोग देखेंगे डिटेल में। उसके बाद क्या देखना है हमें, द मैक्सिमम चार्ज कंडीशन ऑन थ्री फेज लाइन। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमें ब्रीफली हम इसे नहीं समझ सकते हैं, ये जब हम लोग टॉपिक में जाएंगे तब डिटेल में समझेंगे। जब थ्री फेज लाइन होता है, हमें पता है कि हमारे कंट्री में बेसिकली जो फॉलो किया जाता है वो थ्री फेज सप्लाई होता है, जो कि है आर वाई और बी, आर वाई और बी, ये तीन फेज के हमारे शॉर्ट नेम्स हैं, रेड, येलो एंड ब्लू। तो यही तीन हमारे फेजेस होते हैं। अब इन तीन फेजेस में क्या होता है कि अलग अलग जो हमारे जो चार्जिंग कंडीशन होता है, इन कंडक्टर्स को हमें चार्ज करना होता है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के कारण बहुत सारे इफेक्ट्स आते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हमें क्या देखना है, सरफेस वोल्टेज ग्रेडियंट्स। अभी हमने देखा था वोल्टेज ग्रेडियंट क्या होता है, तो कंडक्टर्स में भी ये वोल्टेज ग्रेडियंट्स होता है। सिंगल कंडक्टर में कैसे काम करता है ये, टू कंडक्टर सिस्टम में कैसे काम करता है, मल्टी कंडक्टर में कैसे काम करता है, बंडल, मैक्सिमम सरफेस, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। और इसके साथ कुछ हमारे मैथमेटिकल फार्मूलाज होंगे जो कि डिफरेंट पैरामीटर्स कैलकुलेट करने के लिए यूजफुल होंगे, ये सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। डिज़ाइन ऑफ सिलिंड्रिकल केज फॉर कोरोना ग्रेडियंट्स, तो ये कोरोना में ही हम लोग आगे चलेंगे, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ ईएचवी लाइंस। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, और हमें पता है कि वेन एवर देर इज फ्लो ऑफ करेंट अक्रॉस ए कंडक्टर और थ्रू ए कंडक्टर, देयर इज मैग्नेटिक फील्ड दैट इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। तो इसका मतलब अगर हम लोग सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर में, अगर किसी भी कंडक्टर में हम लोग करंट फ्लो कर रहे हैं, ये मान लेते हैं कंडक्टर है, इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो इस करंट के कारण, इस फ्लो के कारण क्या होगा, उसमें खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसके चारों तरफ, और ये क्या होगा, सर्कुलर इन नेचर होगा। मतलब इसमें
प्री डिफाइंड नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल्स नहीं होंगे, बट ये क्या होगा, थ्रू आउट द कंडक्टर इसको इंसर्कल किए हुए रहेगा। अब क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेजेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा ये भी क्या होगा, बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड का होगा, लार्जर मैग्नीट्यूड का होगा। तो हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी में, एनिमल्स में, हमारे जो भी हमारा सराउंडिंग होता है उसमें इस मैग्नेटिक फील्ड का और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स का बहुत ही इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि अगर आप लोगों ने पहले ट्रांजिस्टर्स होते थे, पहले रेडियो सेट्स होते थे छोटे छोटे, जिसमें हम लोग एफएम रिसीवर्स जिसको बोल सकते हैं अभी, तो एफएम रिसीवर्स होते थे। एफएम रिसीवर्स जब हम लोग चलाते थे उस समय अगर हमने कुछ हाई लोड वाला पावर इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल पावर इक्विपमेंट अगर हमने ऑन किया उसके अगल बगल, या फिर इवन हम लोग अगर अपना जो मोबाइल फ़ोन होता है उसको अगर उसके आसपास ले जाते थे, तो क्या होता था, उसमें एक हिसिंग साउंड, एक नॉइज़ की साउंड आती थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेजेस की बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड्स की बात कर रहे हैं, तो उन मैग्नेटिक फील्ड्स के कारण क्या होगा, जो भी हमारे कम्युनिकेशन लाइंस है, जैसे कि हमारा रेडियो एफएम रिसीवर्स हो गया, जो हमारे टीवी के सिग्नल्स हैं, टेलीविजन्स के सिग्नल्स हैं, या फिर इवन जो हमारा जो टेलीकॉम सिग्नल्स होते हैं जो कि हम लोग मोबाइल फ़ोन्स में यूज करते हैं, उनमें भी इनका बहुत इफ़ेक्ट होता है। तो इस कारण से क्या हो सकते हैं, कॉल ड्रॉप्स हो सकते हैं, हमारा जो कम्युनिकेशन होगा वो क्लियर नहीं होगा, कॉल बीच में ही रुक सकता है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग कैसे हैंडल करते हैं और इनके लिए क्या गाइडलाइंस हैं, क्या फ्रिक्वेंसीज हम लोग यूज कर सकते हैं, और एनिमल और ह्यूमन, प्लांट्स, इन सारी चीज़ों पे इन मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स का क्या इफ़ेक्ट होता है, और क्या हमारे गाइडलाइंस में कितना इफ़ेक्ट तक हमारा अलाउड है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसको कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे मिनिमाइज करना है, ये सारी चीज़ देखना है। बेसिकली इस यूनिट में हम लोगों को यही सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। एंड देन एनालिसिस ऑफ HVDC कन्वर्टर्स। अब HVDC कन्वर्टर्स यहाँ पे आ जाता है, हाई वोल्टेज DC सप्लाई। ये क्या हुआ, अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे, ये बात कर रहे थे रिगार्डिंग AC सप्लाईज। अब यहाँ पे हमारा हाई वोल्टेज DC के बारे में बात कर रहे हैं, डायरेक्ट करंट सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्योंकि हमारा जो प्राइमरी कहीं पे भी जनरेशन होता है वो हमें पता है वो AC के फॉर्म में होता है, तो DC में ट्रांसमिट करने के लिए सबसे पहले इसे हमें क्या करना होगा, ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो कन्वर्ट करना होगा या ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन या कन्वर्जन के लिए जो हम लोग सर्किट्स यूज करते हैं या इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्टर्स बोलते हैं। तो इन कन्वर्टर्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना होगा, उनमें अलग अलग क्या क्या एनालिसिस हमें करना है, क्या हमारा अलग अलग पैरामीटर्स होता है जिसको वेरी करने पे हमें अलग अलग आउटकम्स मिलेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमारा आता है 3 फेज एंड 6 फेज कन्वर्टर सर्किट्स। अब DC में कन्वर्ट करने के लिए भी हमारे अलग अलग सिस्टम्स हैं, जैसे सिंगल फेज सिस्टम को भी हम लोग DC में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर 3 फेज सिस्टम में क्या होता है, RYB, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, 3 अलग अलग AC के सप्लाईज होते हैं, लाइंस होते हैं, जो कि कुछ 120 डिग्री के फेज एंगल से अपार्ट प्लेस किए हुए होते हैं। तो इनको भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं DC में। इवन 6 फेज तक को हम लोग कन्वर्ट करते हैं। जितना ज़्यादा हमारा नंबर ऑफ फेजेस होगा, उतना ज़्यादा हमारा जो फाइनली जो DC आउटपुट होगा वो स्मूथ होता है। तो ये कैसे काम करता है, कैसे बिहेव करता है, कैसे हम लोग अचीव करते हैं, और क्या कन्वर्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोगों को देखना है इसी में कि करंट वेव फॉर्म्स, अलग अलग करंट वेव फॉर्म्स जो इन कन्वर्टर्स से हमें मिलती हैं, रेशियोज, अपेरेंट पावर फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर, डिले एंगल, ट्रांसफॉर्मर रेटिंग्स, पल्स नंबर, कम्यूटेशन ग्रुप। तो ये सारी चीज़ें जैसे ही हम लोग अपने टॉपिक के अंदर डीपली हम लोग एनालाइज करना शुरू करेंगे, डीपली हम लोग एक बार पढ़ना शुरू करेंगे, तो ये सारी टॉपिक भी क्लियर होती जाएंगी। अभी बेसिकली यही समझना है कि ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये इट इज़ रिलेटेड टू HVDC कन्वर्टर्स। अब हम लोग नीचे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने कोर्स में। तो सिलेबस में जो हमारा आखिरी यूनिट है, ये 4th यूनिट है,
ये क्या है, कंट्रोल ऑफ HBD कन्वर्टर्स। अभी तक जो हमने थर्ड यूनिट में देखा था, जो हाई वोल्टेज DC कन्वर्टर्स होते थे, तो इन कन्वर्टर्स को ही अब हम लोग और डिटेल में देखेंगे कि दो अलग अलग, अगर हमारा ग्रिड सिस्टम है, अगर वो DC ग्रिड सिस्टम है या AC ग्रिड सिस्टम भी है, तो उनके बीच में जो हमारा कनेक्शन होगा वो कैसे करते हैं, उसके लिए हमारा रिक्वायरमेंट्स क्या होगा, वोल्टेज कितना होना चाहिए। और अगर हमें जैसे कि हमारा दो ग्रिड है, मान लेते हैं ग्रिड 1 ये है और ग्रिड 2 ये है। एट ए टाइम हो सकता है कि यहाँ पे हमारा पावर का रिक्वायरमेंट बढ़ गया है, तो हमें क्या करना होगा, ये कनेक्शन के थ्रू ये पावर को अभी हम लोग फ्रॉम 1 to 2 के साइड सप्लाई करेंगे। अगर मान लेते हैं एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमारा 1 के साइड में पावर का कंजम्पशन बढ़ गया है, तो हमें क्या करना होगा, सेकेंड पोर्ट से, मतलब सेकेंड पार्ट ऑफ द ग्रिड से हमें पार्ट 1 की तरफ पावर को सप्लाई करना होगा। तो ये जो हमारा पावर ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 और फ्रॉम पॉइंट 2 1, तो ये कैसे करते हैं, क्या मैकेनिज्म है इसके लिए, ये सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड देन हम लोग आगे जैसे बढ़ेंगे तो आगे हम लोगों को ये देखना है कि जो सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स विथ वीक सिस्टम्स, इसका मतलब कुछ सिस्टम जो हमारे होते हैं वो काफ़ी स्टेबल नहीं होते हैं, तो उनको कैसे हैंडल किया जाए, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें अब हम लोग देख लेते हैं जो भी बुक्स रिक्वायर्ड है, जो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि हम लोग रिलेट कर सकते हैं, रेफरेंस कर सकते हैं टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग दिस सब्जेक्ट इज़ हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग बाय MS नायडू एंड VK कामराजू बाय TMH न्यू दिल्ली। तो ये TMH पब्लिकेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और इन डेप्थ नॉलेज के लिए ये बहुत ही अच्छी बुक है, आप लोग चाहें तो इसको रेफ़र कर सकते हैं। फिर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज AC ट्रांसमिशन बाय RD बेगमोडरे बाय वेली ईस्टर्न लिमिटेड, इसका आपको ऑनलाइन वर्जन भी अवेलेबल है, उससे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर ये के पेडियर के द्वारा लिखी गई HBDC पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, ये भी बहुत अच्छी बुक है। तो ये 3 बेसिक रेफरेंस बुक है जो कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा। ये तीनों बुक में से एक बुक भी अगर आपके पास है तो बहुत सारे टॉपिक्स उसमें आपको मिल जाएंगे, तो ये सारी बुक्स आप लोग रेफ़र कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग और यूनिट वाइज इसको डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।